हे गाइस, कैसे हो यार सब लोग। आज से जो है हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रीनल फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन का कंसंट्रेशन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में तो नहीं, लेकिन इस यूनिट में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो यार, अगर तुम लोग नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम लोग के लिए ऐसे ही पूरी फिजियोलॉजी एकदम सिस्टमैटिक वे में लेकर के आ रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको बोलता रहता हूँ कि बाबा सब्सक्राइब करो, मेरे को अप्रिसिएशन मिलता है इससे, और तुम लोग को अपडेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। और अगर तुम लोग नए हो और मेरे को फॉलो नहीं करते हो इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, तुम फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे क्या है, मैं थोड़ा अपडेट्स डालता रहता हूँ, नोट्स चलते रहते हैं, थोड़ा अपडेट्स आते हैं। मॉड्यूल जो है बहुत ही जल्द मेरी जो है आने वाली है मॉड्यूल, है ना। सारे जितने ये इंफॉर्मेशन है, सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको मिला करके मैंने एक मॉड्यूल बनाई है। तो आई होप तुम लोग को पसंद आएगी। तो बस ये कोशिश चल रही है कि एक अच्छा तुम लोग को जो है फिजियोलॉजी का कोई प्रॉपर मिल जाए गाइड करने को। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन, जस्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस एंड रीनल सर्कुलेशन। ये तीनों टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। और फर्दर हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन क्या होते हैं, है ना। जेजीए क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है जेजीए का, और रीनल सर्कुलेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज। सो हम ये जानते हैं कि हमारी जो किडनीज होती हैं, क्या होती हैं? ये किडनीज हैं हमारी, है ना। बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बीन लाइक स्ट्रक्चर। और ये कहाँ पे प्लेस्ड होती हैं? ये हमारे L2 टू L5 हम कह सकते हैं रफली प्रेजेंट होती हैं। राइट वाली जो होती है थोड़ी नीचे होती है देन लेफ्ट। क्यों? उसका रीजन होता है कि लिवर जो होता है राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, तो राइट वाली थोड़ा सा नीचे खसक जाती है, उसको जगह दे देती है ना। फिर ये किडनीज हो गई। किडनीज में भी दो पार्ट होते हैं हमारे। एक होता है हमारा बाहर वाला पार्ट जो होता है वो होता है हमारा कॉर्टेक्स, और अंदर वाला जो होता है वो होता है मेडुला, है ना। हम जानते हैं ये चीज़। फिर यहाँ से यूरिन होकर कलेक्ट होकर कहाँ जाता है? यूरेटर में जाता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर ब्लैडर एंड देन लास्ट में यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है। अब यूरिन बनता क्यों है? यूरिन जो होता है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट। इट इज अ मेटाबॉलिक वेस्ट। क्लियर? जो हम खाना खाते हैं वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट है, लेकिन जो हमारे सेल्स में जितनी प्रोसेसेस हो रही हैं, उनके बाद, उनको खत्म होने के बाद जो जितना वेस्ट मटेरियल बनता है वो यूरिया के फॉर्म में बनता है, एंड फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे यूरिन के थ्रू। ओके, आई होप क्लियर है इतना। तुम लोग जो है फर्स्ट एमबीबीएस में, तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोग को पता होगा, पढ़ा होगा। अब जो बेसिक यूनिट होती है, क्या होती है बेसिक यूनिट? इसकी होती है हमारी नेफ्रॉन, है ना, जो किडनी की बेसिक यूनिट होती है। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इसमें पार्ट्स होते हैं, एक तो हमारा बोमेंस कैप्सूल होता है, बोमेंस कैप्सूल। क्लियर? फिर उसके बाद पीसीटी होता है। उसके बाद पीसीटी यानी पार्ट कंप्लीशन टेस्ट नहीं, यहाँ पे है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद हेलनेस लूप आता है। उसके बाद हमारा आता है डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है। अब हेनलीज लूप जो होता है उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है डिसेंडिंग हेनलीज लूप, और एक होता है हमारा असेंडिंग असेंडिंग क्लियर? असेंडिंग हेनलीज लूप होता है। डीसीटी हो गया, ये पूरा डीसीटी हो गया। और फिर इसके बाद क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट होती है। क्लियर? कलेक्टिंग डक्ट में सारा फाइनल जो यहाँ से यूरिन कंसेंट्रेट हुआ है वो पहुंचता है। क्लियर? ये जो है हमारे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। हर पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि वो क्या चीज कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा। जैसे कि हेलनेस लूप का जो डिसेंडिंग पार्ट है, वहां से जो वाटर है वो निकल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं निकल सकते। वेयर एज जो असेंडिंग पार्ट है, वहां से इलेक्ट्रोलाइट्स निकल सकते हैं, वाटर नहीं निकल सकता। तो ये जो होता है सिलेक्टिव परमेबिलिटी का पूरा खेल होता है, और यहीं से जो है पूरी कंसेंट्रेशन और यूनिट फॉर्मेशन होती है। आगे हम पूरा कवर करेंगे इसको भी। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है? इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड एंड फॉर्मिंग यूरिन। क्या होता है यहाँ पे? एक होता है हमारा एफरेंट आर्टेरियोल, और एक होता है हमारा एफरेंट आर्टेरियोल जो यहां से निकल के जाता है। ये हमारा एफरेंट है, एफरेंट, और ये हमारा एफरेंट है। क्लियर? ये जो होती है ब्लड सप्लाई होती है हमारे बोमेंस कैप्सूल में आती है, वहां पे पूरा एक ऐसे मेशवर्क बनाती है, और फिर वहां से निकल जाती है एफरेंट नेटवर्क के थ्रू। क्लियर? ओके। फिर उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे
Kidneys contain about 1 million nephrons which work together to maintain the body's fluid balance, electrolytes and waste removal. क्या होता है हर साल 10% nephrons after the age of 20 I guess 20 years के बाद जो 10% नेफ्रॉन्स होते हैं आपके हर साल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो जनरली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ओल्ड एज में जाकर आने लगती हैं किडनी रिलेटेड। क्लियर? ओके। द नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ सेवरल की पार्ट्स। इट इज बोमैन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब होता है, असेंडिंग लिम्ब होता है, फिर उसके बाद डीसीटी होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये पार्ट्स होते हैं हमारे नेफ्रॉन के। हर पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि क्या बोमैन्स कैप्सूल का क्या फंक्शन है, वहां से जो जितना भी ब्लड कलेक्ट हुआ है वहां से वो उसको फिल्टर आउट करता है। बोमैन्स कैप्सूल में स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट बोमैन्स कैप्सूल में स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स जो होते हैं स्लिट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मैं बना के दिखाऊं सो ये जो है हमारे पोडोसाइट्स हैं। ठीक है, ये जो सेल्स हैं हमारे पोडोसाइट्स होते हैं और इनके बीच में से जो है फिल्टर आउट होकर के जाता है हमारा ब्लड। क्लियर? ओके। सो यहाँ पे क्या लिखा है बोमैन्स कैप्सूल के बारे में? कप लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इन केसेस द ग्लोमेरुलस इट कलेक्ट्स द फिल्ट्रेट फ्लूइड एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट इज फिल्टर आउट ऑफ द ब्लड बाय ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस यानी कि जो आर्टरीज आई उन्होंने यहाँ पे अपना मेशवर्क बनाया एंड जो चली गई, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जो आर्टरीज का नेटवर्क बना है उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्लियर? ओके। Glomerulus, a network of capillaries located inside the Bowman's capsule. It filters blood, allowing water, ions, and small molecules to pass into the Bowman's capsule while retaining larger molecules like protein, blood cells, and in the bloodstream. प्रोटीन्स जो होते हैं अगर नॉर्मल कंडीशन है तो हमारे ब्लड में से निकल के वो यूरिन में नहीं आएंगे, वो फिल्टर आउट नहीं होते हैं क्योंकि वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो पोडोसाइट्स मैंने बताया उनका साइज इस हिसाब से होता है कि यहाँ से प्रोटीन जो है वो निकल नहीं पाएगा, बहुत छोटी जगह होती है, तो वो वापस से अपने ब्लड में चले जाते हैं एंड फर्दर ऑन कैरी हो जाते हैं। तो ये जो होता है इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन का अगर लॉस होने लगेगा हमारी बॉडी से तो काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। क्लियर? ओके। पीसीटी के बारे में क्या कहना है? दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। इट एब्जॉर्ब्स nutrients, water and electrolytes from the filtered back into the blood. The PCT has a highly folded surface with microvilli to increase surface area for reabsorption. यहाँ पे जितना भी हमारा वाटर हो गया, H2O, ग्लूकोज हो गया, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए कुछ, ये सारी चीजें जो होती हैं पीसीटी में से मेजर 99% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्लियर? बाकी का बचा हुआ जो होता है वो आगे जाकर के कलेक्ट होता रहता है एंड उसका एक्सक्रीशन होता रहता है। क्लियर? ओके। फिर आ जाओ अपना लूप ऑफ हेनले पे। लूप ऑफ हेनले क्या हो, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है उसका डिसेंडिंग लिम्ब यानी कि जो नीचे जा रहा है, देखो क्या है ये हमारा पीसीटी। क्लियर? ये पीसीटी। अब यहां से सेगमेंट की जो होती है थिनिंग हो जाती है, पतला हो जाता है और ये ऐसे नीचे जाता है एंड एक पिन लाइक यू पिन जो होती है ना हमारी सेफ्टी पिन अगर देखी हो तो उसके जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। एंड अगेन मैंने थोड़ी थिकनेस खराब हो गई यहाँ पे, वापस से ऊपर जा करके ये बड़ा बन के डीसीटी बना लेता है। सो इतना जो पोर्शन है ये है हमारा हेनलेस लूप। क्लियर? इसको भी डिसेंडिंग, क्योंकि नीचे जा रहा है, यहाँ से हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा फिल्टर जो पीसीटी में से जाता है तो इसलिए ये जो है डिसेंडिंग पार्ट बन जाएगा एंड ये जो है हमारा असेंडिंग पार्ट बन जाएगा इसका, कि यहाँ से ऊपर जाएगा। क्लियर? सो लूप ऑफ हेनले का क्या काम है? दिस यू शेप्ड सेगमेंट एक्सटेंड्स इनटू द मेडुला ऑफ द किडनी एंड कंसिस्ट ऑफ अ डिसेंडिंग लिम्ब एंड एन असेंडिंग लिम्ब। ओके। लूप ऑफ हेनले किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कंसंट्रेट्स द यूरिन बाय रीअब्सॉर्बिंग वाटर इन द डिसेंडिंग लिम्ब एंड आयंस इन द असेंडिंग लिम्ब, क्रिएटिंग ग्रेडिंग इन द रीनल मेड्यूला। हम आगे जाकर के पढ़ेंगे कि ये जो चीज है पूरे कॉन्करेंट मैकेनिज्म की तरह एक्ट करती है एंड उसकी वजह से हमारा जितना यूरिन होता है वो कंसंट्रेट हो पाता है। क्लियर? ओके। डीसीटी का क्या कहना है? डीसीटी क्या होता है? आफ्टर लूप ऑफ हेनले आता है, उसके बाद डीसीटी इन्वॉल्व इन द सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। डीसीटी पार्ट से हमारे कुछ हद तक H+, पोटेशियम, HCO3 नेगेटिव यानी कि बाइकार्बोनेट,
ये सारी चीज़ों का सिक्रीशन चलता है या फिर एब्जॉर्प्शन चलता है, ठीक है, वो पूरा हम आगे जा करके देखेंगे। Reabsorption secretion of ions contributing to the regulation of potassium, sodium and pH levels in the body, ये पूरा मेंटेन करके वहां पे चलता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या है, पूरा एक बस वहां से कलेक्ट होता है। अब जितना यूरिन बन गया कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होकर के आगे जाकर रीनल पेल्विस में जाएगा एंड वहां से फर्दर ऑन मूव करके यूरेटर में चला जाएगा। ये होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। थोड़ा बहुत माइनर जो होता है यूरिया का सिक्रीशन चलता है, ये बस उतना ही होता है उस लेवल पे। सो फाइनल सेगमेंट होता है नेफ्रॉन का, कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम मल्टीपल नेफ्रॉन्स, it collects it further concentrates urine as it passes through the middle of the kidney. The collecting duct plays a crucial role in water absorption, regulation by antidiuretic hormone. ADH होता है यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये एंटी डायूरेटिक यानी कि हमारे यूरिन को कंसंट्रेट करता है, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus क्या होता है, यानी कि JGA जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूंगा। सो जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus क्या होता है, देखो हमने पढ़ा है कि बोमैन्स कैप्सूल होती है, क्लियर, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारी बोमैन्स कैप्सूल, अच्छी नहीं बना रही, एकदम रफ डायग्राम है, क्लियर। अब थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, देखो ये है सपोज हमारी बोमैन्स कैप्सूल, ठीक है, फिर से ये हो गई बोमैन्स कैप्सूल, क्लियर। अब यहाँ से जो एफरेंट आर्टरीज आ रही हैं हमारी, एफरेंट आर्टरी आ रही है, आर्टेरियोल सॉरी, और यहाँ पे क्या बना लेगा ये बना लेगा एक नेटवर्क उसका, और फिर यहाँ से जो है एफरेंट आर्टरी चली जाए, एफरेंट आर्टेरियोल चला जाएगा। इसके ऑलमोस्ट जंक्शन पे यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्लियर। और अगर हम एफरेंट आर्टेरियोल का इसका ऐसे कट सेक्शन टाइप का देखेंगे तो इसके पास भी हमको कुछ सेल्स देखने मिलते हैं। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं मैक्युला डेंसा, क्लियर, जो एफरेंट आर्टेरियोल के साइड है। और यहाँ पे जो सेल्स देखने मिलते हैं इनको हम बोलते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर जेजी सेल्स कहते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, क्योंकि जंक्शन पे प्रेजेंट है, क्लियर। ग्लोमेरुलस एंड बोमैन्स कैप्सूल के ऑलमोस्ट जंक्शन पे हैं तो इसको जक्स्टाग्लोमेरुलस apparatus इसलिए कहते हैं, क्लियर, ओके। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये सेल्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, इसके पास से क्या होता है, हार्मोन एक निकलता है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन का फंक्शन होता है बेसिकली, अगर हमारा इन केस हमारा फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, हमारे बॉडी में सोडियम कम है, हमारे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और कम है, हमारे बीपी गिरा हुआ है, उन केसेस में ये रेनिन निकलता है, सिक्रीट आउट होता है एंड वापस से हमारे ब्लड प्रेशर को, इलेक्ट्रोलाइट्स को नॉर्मल वैल्यू में लेके आता है, नॉर्मल करता है, नॉर्मल, क्लियर। सो ये काम है हमारे जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus का, यानी कि हमारा पूरा रेनिन वेनिन इन सब का काम यही होता है, क्लियर। आई होप क्लियर है, नहीं है तो तुम किसी भी पॉइंट पे मुझको जो है कमेंट कर सकते हो या फिर किसी भी टाइम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी एंड से तुमको ये पूरा समझाने की, क्लियर, ओके। अब क्या काम है, द जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus JG is a specialized structure located in the kidneys playing a crucial role in regulating blood pressure and the filtration of rate of the glomerulus। वही मैंने बताया कि अगर ब्लड प्रेशर कम है तो उसको वापस से नॉर्मल पे लेके आएगा एंड फिल्ट्रेशन रेट अगर कम हो रहा है तो उसको भी नॉर्मल करेगा, क्लियर। इट इज सिचुएटेड नियर द ग्लोमेरुलस वेयर इट इन्वॉल्व्स द कॉन्टैक्ट बिटवीन द DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट आर्टरी ऑफ द नेफ्रॉन। क्या होता है, ये पूरा जो ऐसे होता है एकदम स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्लियर। हमारा जो DCT है पूरा ऐसे लूप होकर जाता है एंड यहाँ पे जो मीट होगा यहाँ पे इसका DCT का और एफरेंट आर्टरी होगा तो इसके ऑलमोस्ट जंक्शन पे प्रेजेंट होता है पूरा, क्योंकि एकदम एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर नहीं है ये आर्टेरियल भी जो आ रही है एकदम ऐसे स्ट्रेट नहीं है, कहीं से घूम घाम के आ रही है, तो ये यहाँ पे ऐसा होता है, क्लियर, ओके। इट इज सिचुएटेड नियर द ग्लोमेरुलस वेयर इट इन्वॉल्व्स द कॉन्टैक्ट बिटवीन DCT एंड एफरेंट आर्टरी ऑफ द नेफ्रॉन, क्लियर, ओके। पार्ट्स क्या है इसके, मैकुला डेंसा, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसी में, क्लियर। उसका कट सेक्शन अगर करके देखोगे तो दिखते हैं। JG cells का क्या काम है, these are modified smooth cells located in the wall of the afferent arteriole. They produce and secrete enzyme renin in response to the various stimuli such as decreased blood pressure, decreased sodium concentration in the distal tubule and sympathetic nervous system activation, clear। यहाँ पे जो है रेनिन निकलता है उसको वहां से पूरा वाटर एब्जॉर्प्शन होने लगेगा, वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन होने लगेगा, हेनले लूप से वहां से नहीं निकलने देगा, है ना। ये सारी चीजें जो होती हैं हमारे रेनिन के इन्फ्लुएंस में
होती हैं। मैकुलर डेंसा का क्या काम है? मैकुलर डेंसा इज अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स इन DCT distal convoluted tubule that detect sodium chloride concentration in the tubular fluid. When they sense low sodium chloride levels, they signal the JG cells to release renin. मैकुलर डेंसा बेसिकली सेंसरी है। क्या काम है इनका? सेंसरी काम है। ये सेंसेशंस को डिटेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है, हमारा सोडियम क्लोराइड का डिजायर्ड क्वांटिटी से अगर कम आया तो वो बोलेगा कि यार देखो जेजी भाई, यहाँ पे जो है सोडियम आप ना बहुत ज़्यादा निकाल रहे हो, सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा निकल रहा है, आप एक काम करो, उसका जो है सिक्रीशन कम कर दो, उसको रहने दो, अंदर ही एब्जॉर्प्शन उसका रहने दो। क्लियर? ये काम किसका है? हमारे मैकुलर डेंसा का। वो उसको डिटेक्ट करेगा एंड जेजी सेल्स को आगे जाकर के बोलेगा। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल्स का क्या काम है? इनको लैसिस सेल भी हम कहते हैं। लैसिस सेल, क्लियर? लैसिस, क्लियर? लोकेटेड बिटवीन द एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल्स एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सबके जंक्शन के बीच में प्रेजेंट है। क्लियर? These cells transmit signals between the macular densa and the JG cells and may also play a role in supporting the structure of the glomerulus. स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगे एंड ये बीच में एक और जो सिग्नल है मैकुलर डेंसा ने डिटेक्ट करा, मैसेंजर सेल्स उसको कैरी करेंगे एंड जेजी सेल्स जो है फाइनली एक्ट करेंगे। क्लियर? ओके। फंक्शन क्या है जेजीए का? पूरा जो अपैरेटस है, ये तीनों सेल्स मिलकर के हमारा जेजीए यानी कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बनाते हैं। क्या काम है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर वाया रास। रास का क्या फुल फॉर्म है? इट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्लियर? ये फुल फॉर्म है हमारे रास का। रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या होता है इस पूरे सिस्टम में? जो रेनिन रिलीज हुआ है, रेनिन एक बेसिकली एक्टिवेटिंग एंजाइम है। वो अपने आप से कुछ नहीं कर रहा है, वो जो है एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करेगा। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा एंड फर्दर ये एंजियोटेंसिन 2 सिग्नल भेजेगा कि एल्डोस्टेरोन रिलीज करो। अब ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं हमारे एंजाइम्स, हमारे हार्मोन से मिलकर के क्या करते हैं? ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का सिक्रीशन नहीं होने देंगे, ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। उससे क्या होगा? हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है एफरेंट आर्टेरियोल्स के थ्रू जितना भी ब्लड आ रहा है वो बढ़ेगा, प्लस एफरेंट आर्टेरियोल्स का डायलेशन करवाएंगे, जिससे जितना ब्लड वहां पे आया है वो आसानी से ना निकल पाए, थोड़ी देर वहां पे रुके, ग्लोमेरुलस में रुके वो ब्लड। तो ये काम किसका है? पूरा हमारे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का, यानी कि रास का। क्लियर? रेनिन रिलीज क्या है? व्हेन द जेजीए डिटेक्ट्स लो ब्लड प्रेशर, रिड्यूस सोडियम क्लोराइड और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, जेजी सेल्स रिलीज रेनिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम में हमारा रेनिन आ जाएगा। रेनिन क्या करेगा? वो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन को प्रोड्यूस बाय लिवर इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब यहाँ पे आता है एक एस एंजाइम, मैंने गलत थोड़ा सा कह दिया, एस आता है जो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करेगा। उसका फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस। ठीक है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। फार्मा में तुम लोग अगले साल पढ़ोगे कि एस इनहिबिटर्स होते हैं। क्या काम होता है एस इनहिबिटर्स का? एस इनहिबिटर्स जो है इसी एंजाइम को इनहिबिट करेंगे एंड ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देंगे। क्लियर? क्योंकि क्या होगा, अगर एंजियोटेंसिन निकल रहा है यानी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन वो करवाएगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा एंड जो हाइपरटेंसिव्स होते हैं उनमें हमको ये नहीं चाहिए कि ब्लड प्रेशर उनका बढ़े, तो वहां से ये एक्ट करेगा एंड एस को इनहिबिट करेगा। क्लियर? ये तुम लोग अगले साल फार्मा में पढ़ोगे, अभी मैंने बता दिया है। Conversion of angiotensin 2, angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by angiotensin converting enzyme primarily in the lungs। वहां पे ये होगा। पूरी हमारी बॉडी जो है ना पूरी कनेक्टेड है एक तरीके से। तुम खाना खाओ तो कुछ तुम्हारा सिस्टम इफेक्ट होगा, तुम कुछ करो तो तुम्हारा कोई सिस्टम इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल कंपोनेंट की तरह हो, नहीं। अगर यहाँ पे किडनी में कोई दिक्कत आई है तो लिवर में एंजियोटेंसिनोजेन है, वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होगा, वो लंग्स में जाकर के एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, फिर फर्दर आकर के वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन साइज एक्टिविटी करवाएगा। क्लियर? इफेक्ट क्या आएगा? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिससे कि पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। एंजियोटेंसिन 2 क्या है? पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। जो भी चीजें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगी हम उसको पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर कहेंगे। इंक्रीजेस सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर। वैस्कुलर रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो हमारे वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल
देखो, अगर हमारी वेसल्स की जो डायमीटर है, विड्थ है, जो भी है, ये पहले इतना है, लेकिन एंजियोटेंसिन के बाद जो है इसका डायमीटर इतना रह गया, तो यहाँ पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ एंड ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे जो है ईज जो है ब्लड के जाने की वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्लियर? ओके। एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? स्टिमुलेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन which promotes sodium and water reabsorption in the distal nephron, increasing blood volume and pressure. सोडियम रिटेंशन होगा। सोडियम रिटेंशन से क्या होता है? सोडियम के साथ साथ वाटर भी रिटेंट होगा, यानी कि वाटर भी उसके साथ साथ रुकेगा, उससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि जो उसका टोटल वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल आदमी में 5 to 6 लीटर्स ब्लड होता है, 4.5 to 5 ऐसे ही नॉर्मल रेंज होती है इसकी। तो अब किसी का अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो उस केस में हम ये चाहेंगे कि वाटर जितना हम रिटेन कर पाए उतना अच्छा है, तो एल्डोस्टेरोन यही काम करता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम और क्लोराइड को रोकेगा, जहां पे ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा सोडियम, मतलब जहां पे भी सॉल्यूट ज्यादा होगा वहां पे वाटर अपने आप ज्यादा रुकेगा। क्लियर? ओके। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एडीएच क्या होता है? एंटी डायूरेटिक। एंटी डायूरेटिक हमारे जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, यानी कि हमारा जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वहां से एडीएच रिलीज होता है, उसके रिलीज होने की वजह से वेसोप्रेसिन, अगेन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा एंड वाटर का रिटेंशन होगा। क्लियर? इट सो एंजियोटेंसिन 2 also stimulates the release of ADH from the posterior pituitary which enhances water reabsorption in the kidneys, further increasing blood volume and pressure. Clear? सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा, मतलब ब्लड प्रेशर ड्रॉप कब कब कर सकता है? एक तो एक्सीडेंट के केस में कर सकता है, क्रोनिक कोई ब्लीडिंग है उन केसेस में भी कर सकता है ना? हमने पढ़ा हुआ है एनीमिया, पूरा ये सब पढ़ के आए हैं हम, सीवीएस पढ़ के आए हैं। ब्लड प्रेशर कहाँ कहाँ ड्रॉप करेगा, कहाँ कहाँ राइज कर सकता है, किस वजह से कर सकता है, तो यही सारी कंडीशन जो होती हैं डिटरमाइन करते हैं कि कब रेनिन निकलना है, कब एडीएच निकलना है, कब हमारा एल्डोस्टेरोन निकलना है, ये सारी कंडीशंस होती हैं। क्लियर? ओके। अब ये चार्ट जो है पूरा कन्वर्जन का चार्ट है इसका, कि एंजियोटेंसिनोजन होता है लिवर में, वहां पर रेनिन निकलेगा, रेनिन जो है उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, फिर एस आएगा, एस यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन 2 बना, एंजियोटेंसिनेजेस होता है, एंजियोटेंसिन 3 होता है एंड 4 होता है। 3 एंड 4 उतना सिग्निफिकेंस का नहीं है हमारे, हम 2 तक ही जनरली याद रखते हैं। ओके। फिर और क्या फंक्शन है इसका? जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ब्लड प्रेशर बढ़ा है, वाटर का रिटेंशन हुआ है, तो उसके इफेक्ट से अपने आप जो है जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो बढ़ेगा। Tubuloglomerular feedback. The macula densa senses changes in sodium chloride concentration in the DCT and adjusts GFR accordingly. Clear? I hope इसमें कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। Low sodium chloride indicates low GFR, promoting the macula densa to signal juxtaglomerular cells to release renin, increasing the GFR. पूरा वही सेम चीज है और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर सोडियम क्लोराइड बढ़ा हुआ है तब भी ये उसको सिग्नल करेगा और बोलेगा कि यहां से जो है जल्दी जल्दी सोडियम को सिक्रेट आउट करो। इंडिकेट्स हाई जीएफआर लीडिंग टू द रिलीज ऑफ एडेनोसिन फ्रॉम द मैकुला डेंसा कॉजिंग एफरेंट आर्टियोल कंस्ट्रक्शन रिड्यूसिंग जीएफआर। क्लियर? ओके। Sympathetic nervous system interaction. Sympathetic stimulation during stress or hemorrhage. Sympathetic nerves innervate juxtaglomerular cells, directly stimulating the renin release, which activates RAS to increase blood pressure and conserve fluid. Clear? आई होप क्लियर है। नहीं है तो तुम लोग डाउट्स कभी भी पूछ सकते हो मुझसे इंस्टा पे या फिर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, कभी भी पूछ सकते हो, या कोई भी एक्सटेंड का कोई भी तुमको अगर लग रहा है बचकाना डाउट है तब भी तुम पूछ सकते हो, मैं तुमको जज नहीं करूंगा। अब ये क्या है? रीनल सर्कुलेशन है और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। हमें कुछ नहीं, इसमें बस क्या सीक्वेंस होता है, कौन सी आर्टरी आएगी यहाँ पे और फिर कौन सी वेन्स आएंगी, इसको याद रखना है। सो क्या होगा? सबसे पहले एब्डोमिनल एओर्टा आएगा, उसके बाद रीनल आर्टरी है, उसके बाद सेगमेंटल आर्टरी है। सेगमेंटल आर्टरी किस चीज को राइज देगी? इंटरलोबार, इंटरलोबार याद रखना, इंटरलोबार, लोब्स के बीच में। क्लियर? फिर आर्क्यूट आर्टरी एंड फिर आएगा हमारा इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोबार अलग है एंड इंटरलोब्यूलर अलग है, लोब्यूल्स छोटे यूनिट होते हैं। क्लियर? एफरेंट आर्टेरियोल आएगा, फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आएगा,
फिर आएगा एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ तक हमारा आर्टरीज चल रही हैं। फिर वासा रेक्टा एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। सर बोलोगे यार ये क्या नई बला ले आए हो, एक तो पहले ये चार्ट याद नहीं हो रहा, ये कौन सी नई बला है। वासा रेक्टा बेसिकली जब हमारी जो आर्टरीज हैं पूरी हो गई, उसके बाद जो कैपिलरी होती है वो हमारे हेनिस लूप के अराउंड एक जो है नेटवर्क बनाती है अपना वासा रेक्टा करके। हम आगे जा करके इसको भी पढ़ेंगे। और इसमें से जो होता है एक्सचेंज होता है, ज़्यादातर इसी के थ्रू एक्सचेंज होता रहता है, और हमारा कंसंट्रेशन फिर वापस से फॉर्मेशन, यही सब इसका काम है। क्लियर। फिर पेरीट्यूबुलर वेन्यूल बनेगा, इंटरलोबुलर वेन, आर्कुएट वेन, इंटरलोबाल वेन, सेगमेंटल वेन, रीनल वेन एंड इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा सबसे बड़ी जो है नीचे साइड से हमारा वेना कावा यानी कि वेन होती है, वो वापस से हमारे हार्ट में जाएगी। क्लियर। क्या है, हार्ट से निकलेगा, है ना। हार्ट में यहाँ वो आता है अपना आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा बनता है, आर्च ऑफ एओर्टा से फिर वो ब्रांचेस निकलती हैं, सब होता है। क्लियर। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है ना। अगर तुम लोग को कोई डाउट होता है तुम लोग मुझको पूछ सकते हो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और तुम ऐसा मत सोचना कि मैं कभी तुम्हारा ऐसे रिप्लाई नहीं करूंगा या बहुत देर बाद, दिनों बाद रिप्लाई करूंगा। जनरली एक दिन में मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।